हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जी पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मैगनलिज्म में हम बात कर रहे थे कि हास्यकरण क्या है, यानी आदिवासी या फिर जो समाज से अछूत लोग हैं उनके बारे में हम बात कर रहे। तो आज हम पढ़ देंगे आदिवासी एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। So, guys, as you have already read in your history textbooks, forest was absolutely circus in the development of all empires and the settled civilizations in India's citizens in India। अर्थात जैसा कि आपने इतिहास के अपनी किताब में भी पढ़ चुके हैं, आप तमाम साम्राज्य सभ्यता के विकास, जंगल का बहुत गहरा महत्व, लोहे तांबे सोने चांदी के अयस्क, कोयला हीरे कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटी और पशु उत्पाद जैसे मोम लाख शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हें जंगलों में बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे और प्रभावित करते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि 19वीं सदी में के लास्ट तक जब देखें तो हमारे देश का बड़ा हिस्सा जो था वो जंगलों से ढका हुआ था, और आज भी ऐसा माना जाता है कि इंडिया का लगभग 48% भाग जो है वो जंगल से में है। उसमें कम आदिवासी लोग थे। आदिवासियों की जो छवियाँ थी वो बहुत कम प्रचलित थीं। आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में उनको देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जंगल ठहर कर काम करते रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक साथ रहते थे। ये परंपराएं विभिन्न प्रकार से थीं लोगों की, जिसमें कई चरण जंगलों के कई चरण थे जिसमें परंपराएं थी, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीति, राज्य में किए गए विकास पर इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब देखिएगा इसमें कि झारखंड के आसपास के इलाके में 1830 के दशक में ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे। भारत की चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। अन्य चीज़ें भी आगे को बढ़ते चले गईं। जो ये कहते थे कि हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ, कपट हुआ और जिसके बलबूते हम नहीं कर सकते, लेकिन जो लकड़ी की इमारत या खेती थी वो उद्योग के लिए एक विरास वन भूमि के रूप में वहाँ अच्छी साबित हुई। आदिवासियों के इलाके में खनिज पदार्थ से लेकर प्राकृतिक संसाधन की भरमार थी। जमीनों को खनन और विशाल औद्योगिक परियोजना के साथ छीना गया। जनजाति भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई। निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन और बहुत हो गया। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने लगा, यानी डिस्प्लेसमेंट हो निकला, और लगभग 50% डिस्प्लेस उससे आदिवासी थे। ये क्रम और भी मजबूत तरीके से बढ़ गया जब आदिवासी को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है या उनको अलग किया जाता है, या सरकार उसको जिसको हम बोलते हैं एक माइनॉरिटी एक कुपोषण के तौर पर शिकार रहते हैं। आदिवासी के बीच साक्षरता की कमी बहुत कम होती है। आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है। उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं, रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उनके हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बड़े थोड़े से मकान छोड़ दिए गए। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब से लेकर बहुत चीज़ें अलग से ले लीं। जैसे कि आप सब पढ़ भी चुके हैं कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है।
उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीनापट्टी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक भी होती नज़र आती है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। इसके बाद आता है गाइस माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, अर्थात अल्पसंख्यक और हाशियाकरण क्या था। अब मोमडन्स लोगों के साथ कैसे क्या हुआ, देखिए हमारा जो राइट्स है वो हमें बहुत कुछ बताता है, हमें बहुत कुछ समझाता है, और हमें हमारे जो तर्क वितर्क है उसमें बहुत कुछ हमसे चीज़ें आता है। लेकिन बात वहीं आती है कि जब हमारा शासन या हम हमारे से अलग होते हैं या डिफरेंट होते हैं तो वो हमारे लिए किस तरह से काम आते हैं। तो संविधान धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान तो करता है, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से काफ़ी आबादी के मुकाबले बहुत कम हो। अल्पसंख्यक का अर्थ होता है कि कम, मतलब लैक ऑफ पॉपुलेशन, सिर्फ उसी रीजन्स की। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जाते मुद्दे से जुड़े होते हैं, बल्कि इसके सामाजिक सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं, जैसा कि आपने वाकई अन्य चीज़ों में देखा होगा। भारतीय संविधान जो है इस बात को मानता भी है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित भी करती है। ऐसे सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है, और संभव भी हो कि समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक या एक रीजनली के तौर पर बहुत कुछ सारा फील भी होता है, और जिसको वो बता सकते हैं। गाइस इसके बाद बात करते हैं हम मुस्लिम एंड मार्जिनलिज्म क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की जो संख्या थी वो 14.21% रही। हाशियाई समुदाय मान जा सकता था क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक, आर्थिक और विकास के उतने आयाम नहीं मिल रहे थे या उतने तर्क नहीं मिल रहे थे जितना कि उन्हें मिलना चाहिए था या आगे को हो रहे थे, जिसमें वो विभिन्न प्रकार से चीज़ें बना रहे थे। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं। इस ग्राफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देखिएगा कि 2008-9 के रीजनल कमेटी के हिसाब से कितना कितना घर से लेकर बिजली, नल या अन्य संसाधन कितने उनके पास मौजूद थे या नहीं थे। ये आंकड़े कहीं ना कहीं दर्शाते हैं, आप देखिएगा कि किस हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से भी इनको आगे तक बढ़ाया गया था। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि मुसलमान विकास के विभिन्न जो संकेतन थे उसमें सरकार ने 2005 में कुछ स्तरीय समिति का गठन भी किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सचेता की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा भी लिया, और रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे उदाहरण भी मिले वहाँ पे, जैसे 7 से 16 साल की उम्र के मुसलमान बच्चे सामाजिक आर्थिक समुदाय के बीच मुकाबले औसतन कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं, ऐसा भी वहाँ देखने को मिला। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण कई पहलू हैं और कई रीजंस भी हैं उसके। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं इनसे अलग हुआ या फिर इनके तर्कों से बहुत सारा चीज़ें पीछे रह गई, जिसमें एक घटोटाइजेशन भी शामिल है। मैं जैसे बता दूं कि बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश भी करते थे। इसी कारण अक्सर इन्हें अलग नज़र से देखा जाता था। कुछ लोग मानते थे कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बना जाती है। क्लास 7th में आपने पढ़ा भी था कि मैंने आपको बताया था कि मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियां में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां निकलते रहते हैं, जिसके अक्सर उनका घटोआइजेशन होने लगता है और कभी कभी ये पूर्वाग्रह, घृणा या हिंसा का को भी जन्म दे देते हैं। गाइस इनकी इकोनॉमी, आर्थिक एंड सामाजिक जो रीति है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है। तो हम टोटल कुल मिलाकर क्या हम कंक्लूज़न पर पहुँचे इस चैप्टर्स के, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि जो हाशियाई समुदाय है वो उसका मीन्स क्या होता है, समुदायों के अनुभवों के जरिए किन बातों को हमने समझने का प्रयास किया,
और प्रत्येक समुदाय को अलग अलग तरीके से महसूस भी किया। हमने यह भी देखा कि हास्यकरण का संभव अभाव पूर्वाग्रह शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ भी है। हमारे देश में कई और भी हास्यई समुदाय हैं, दलित भी हैं, इसी तरह का समुदाय है। इस समुदाय के बारे में जब हम अलग अलग विस्तार से इसको पढ़ेंगे तो हास्यई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है। कोई भी हमेशा एक से हास्यई पर नहीं रहता। अगर हम हास्यकरण के सुधारों पर ध्यान दें तो को पाएंगे कि विभिन्न प्रकार का अधिकार और विकास या अन्य अवसरों के बराबर ही हिस्सा चाहते हैं। और जैसे कि आप गाइस, आप सबको मालूम है कि ये हमारी कुछ सोसाइटी से कुछ डिफरेंट्स हैं, कुछ अलग हैं, जिसको हमें बार बार दिखाई देता है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, बार बार इसको पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे एक रीजन्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निरीक्षक रहा है, या कह सके तो बहुत ही बेहतरीन ये है। तो गाइस, ये चैप्टर्स यहीं फिनिश होता है। कल हम लेकर आएंगे पुनः आपके लिए नया चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वॉचिंग गाइस। थैंक यू।